अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक फाइनेंस के कोर्स पे और उसमें हम फर्दर डिस्कशन करेंगे जो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमने जो आज स्टार्ट लेना है वो हमने इन्वेस्टर एक्टिविज्म से लेना है कि इन्वेस्टर एक्टिविज्म बेसिकली क्या होता है और इसके जो है वो इम्पैक्ट्स जो है वो हमारे ऊपर क्या आ रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा होता है। सो एक्टिव मॉनिटर्स इंटरवीन इन सच मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर एक्टिविज्म का मतलब क्या है कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो एक्टिव हों फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो आपके मैनेजर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी एक्टिविटीज को जो है वो मॉनिटर कर रहे हो। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टर एक्टिविज्म। इन्वेस्टर एक्टिविज्म का मतलब क्या है कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कुछ कर रहे हैं, जो आपके मैनेजर्स कर रहे हैं, आपके कुछ शेयर होल्डर्स एक्टिव होकर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टर एक्टिविज्म। अब इन्वेस्टर एक्टिविज्म जब होगा तो मॉनिटर्स जो होंगे, जो आपके इन्वेस्टर्स होंगे, जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे, वो किन पॉलिसीज को, किन मैटर्स को जो है वो मॉनिटर कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म्स स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड एसेट सेल्स। तो सबसे पहले जो है वो आपकी जो फर्म की स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं वो उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है वो उसको मॉनिटर कर रहे होंगे और उसके साथ साथ जो एसेट्स की वो सेल्स करना चाह रहे हैं उसको जो है वो मॉनिटर कर रहे होंगे। देन मैनेजरियल कंपनसेशन, डिजाइन ऑफ टेक ओवर डिफेंसेस। इसके साथ साथ जो मैनेजर्स की जो कंपनसेशन का लेवल है वो क्या होगा, उनको कितनी कंपनसेशन मिलेगी, मींस उनकी सैलरीज क्या होंगी, बोनसेस क्या होंगे, राइट शेयर्स क्या होंगे, उनका ओवरऑल पैकेज या कंपनसेशन कितनी बन रही होगी, वो इसको मॉनिटर कर रहे होंगे। डिजाइन, अगर इन केस ऑफ टेक ओवर, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको टेक ओवर करना चाहती है तो उस सूरत में आपके डिफेंस के लिए स्ट्रेटजीज क्या होंगी, उसका डिजाइन क्या होगा। एंड बोर्ड साइज एंड कंपोजिशन। तो उसके साथ साथ जो है इन्वेस्टर जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स बेसिकली डिक्टेट कर रहे होते हैं कि या वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जी आपका बोर्ड साइज क्या है और उस बोर्ड साइज के अंदर जो है वो आपके एग्जेक्टिव मेंबर्स कितने होंगे और नॉन एग्जेक्टिव या आपके इंडिपेंडेंट मेंबर्स कितने होंगे। तो बेसिकली इन्वेस्टर एक्टिविज्म का मतलब ये है कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी वो पॉलिसीज या डिसीजन मेकिंग या सेल्स ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट या टेक ओवर डिफेंसेस, बोर्ड साइज, कंपोजिशन, इन तमाम मैटर्स को जो है वो एक्टिवली जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टर एक्टिविज्म। अब जब इन्वेस्टर एक्टिविज्म की बात करते हैं तो इन्वेस्टर एक्टिविज्म comes in many guises. That is, there are different sides of investor activism. Active monitoring requires control. सबसे पहले यह है कि जब आपके इन्वेस्टर्स ने या शेयर होल्डर्स ने मॉनिटरिंग करनी है तो वहां पे उनको मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल चाहिए होता है। विदाउट कंट्रोल दे कैन नॉट मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशन, देयर कैन नॉट बी इन्वेस्टर एक्टिविज्म। तो फर्स्ट एलिमेंट जो शेयर होल्डर्स को इस पोजीशन में लेके आएगा कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकें, उसके लिए उन्हें कंट्रोल रिक्वायर्ड होगा। नाउ द कंट्रोल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी कॉल्ड अ फॉर्मल कंट्रोल और इट कैन बी कॉल्ड अ रियल कंट्रोल। अब दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है? फॉर्मल कंट्रोल, द इन्वेस्टर्स हैविंग लार्ज शेयर होल्डिंग्स। जो आपके लार्जर शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास जो है वो फॉर्मल कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल, हमें ये पता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फैमिली ओन्ड कंपनीज हैं। वो किसी एक फैमिली की, किसी एक फैमिली मेंबर की शेयर होल्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अब जो उसकी शेयर होल्डिंग में भी 30%, 40%, 51%, 70% तक उसके पास शेयर होल्डिंग है, तो उसके पास एक लेजिटिमेट राइट है, उसके पास एक फॉर्मल कंट्रोल है। इवन अगर किसी शेयर होल्डर के पास 10 या 15% भी जो है वो उसके पास शेयर होल्डिंग्स हैं तो स्टिल उसके पास जो है वो इनफ पावर्स हैं कि वो उस अपनी इन्वेस्टर, बीइंग इन्वेस्टर जो है वो एक्टिवली जो है अपनी कंपनी की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकता है। इसको हम कहते हैं फॉर्मल कंट्रोल। तो फॉर्मल कंट्रोल कहाँ से आता है? फॉर्मल कंट्रोल जो है वो आपके लार्जर शेयर होल्डर्स की तरफ से आता है।
क्योंकि जो लार्जर शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा है, उनके पास ये लेजिटिमेट राइट है, ये फॉर्मल कंट्रोल है, वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को एक्टिवली मॉनिटर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं फॉर्मल कंट्रोल। जबकि जो रियल कंट्रोल है, ये फॉर्मल कंट्रोल की अपोजिट है। रियल कंट्रोल जो है वो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स की तरफ से आता है। अब मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स की तरफ से कंट्रोल कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल आपके पास 1% या 2% शेयर्स हैं, तो अब रियल कंट्रोल आपके पास कैसे आ गया? अब आपके पास रियल कंट्रोल शेयर होल्डिंग से नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास शेयर होल्डिंग बहुत कम है। तो शेयर होल्डिंग्स की बेस पे या वोटिंग की बेस पे तो आपके पास कंट्रोल नहीं होगा। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप लॉबिंग करेंगे, आप दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशंस करेंगे, आप अपना एक ग्रुप जो है वो फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, आप उनके साथ डिस्कशंस करेंगे कि जी हमें इसको कंट्रोल करना है, हमें इसको एक्टिवली मॉनिटर करना है, ये हमारे बेनिफिट के लिए है। तो यहाँ पे ये रियल कंट्रोल होगा कि आप दूसरे इन्वेस्टर्स को परसुएड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, आप उनके साथ लॉबिंग करेंगे, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, और मिलके जो है वो आप एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को जो है वो मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे। इसको हम कहते हैं रियल कंट्रोल। तो आपने जब भी मॉनिटरिंग करनी है बीइंग इन्वेस्टर, तो आपको कंट्रोल चाहिए, और जो अगर आपके पास कंट्रोल जो है वो लार्जर शेयर होल्डर के तौर पे है, तो उसको हम फॉर्मल कंट्रोल कहते हैं। और अगर आपके पास कंट्रोल जो है वो रियल कंट्रोल के तौर पे है, तो उस मिनॉरिटी शेयर होल्डर के तौर पे है, तो उसको जो है वो हम रियल कंट्रोल कहते हैं। अब जब हम कंट्रोल की बात करते हैं, अब सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं, और उसमें आपको कुछ चीजें ऐसी लगी हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, और आपने वो डिस्कशन करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो अब एक्टिव मॉनिटरिंग में आपके पास उसका सोल्यूशन क्या है? आप अगर अपनी चीजों पॉलिसीज को चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से, किस टेक्निक को जो है वो यूज करेंगे? देन देयर वुड बी द यूज ऑफ प्रॉक्सी फाइट्स। अब प्रॉक्सी फाइट्स क्या होती हैं? प्रॉक्सी फाइट्स बेसिकली ये है कि आप किसी भी डिसीजन के ऊपर जो है वोटिंग करवाते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी डिसीजन के ऊपर वोटिंग करवाते हैं, और आप उसे कहते हैं कि जी ठीक है, अगर ये हम इस तरह से कह रहे हैं और आप ये नहीं कर रहे हो और आप ये डिसीजन ले रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है वो वोटिंग करवा ली जाए। तो ये काइंड ऑफ इलेक्शन टाइप समथिंग जो है ना, वोटिंग कैंपेन जो है वो लॉन्च की जाती है, जिसको हम प्रॉक्सी फाइट कहते हैं। और प्रॉक्सी फाइट के दो पर्पज होते हैं मेजर। या तो आप अपनी मैनेजमेंट से इतने डिसहार्टेड हैं कि आपको ये लग रहा है कि ये मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर सकते ठीक तरह से, तो वहां पे आप प्रॉक्सी फाइट लेके आएंगे फॉर द रिमूवल ऑफ मैनेजमेंट। आप ये कहेंगे जी ठीक है, तमाम शेयर होल्डर्स को मिला के कि जी हम जो है वो इस मैनेजमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, और उसके लिए जो है वो आप प्रॉक्सी या वोटिंग की जो है वो एक डेट जो है वो फिक्स करवा लेते हैं। और ये आप उस वक्त करवाते हैं जब आपको ये पता होता है कि आपके पास इतनी मेजोरिटी हो जाएगी कि आप मैनेजमेंट को जो है वो रिमूव करवा सकेंगे। तो ये फर्स्ट पर्पज हो सकता है प्रॉक्सी फाइट का। और जो सेकंड पर्पज है वो है रिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। रिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी कि सम टाइम जो है आप मैनेजमेंट को रिमूव करने के लिए जो है वो नहीं कर रहे होते, बल्कि आप कोई ऐसी पॉलिसी है जो आपको लग रहा है कि ये पॉलिसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो ठीक नहीं है, और आप उस पॉलिसी को रिवाइज करवाने के लिए जो है वो आप इसको जो है वो प्रॉक्सी फाइट को जो है वो रन करते हैं। इसमें आप मैनेजमेंट से आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी की कोई ऐसी पॉलिसी है कि वो आपको ये लग रहा है कि ये कंपनी की पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं होगी, इससे ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कोई इशू हो सकता है। तो आप क्या करते हैं? अगेन आप अपने इन्वेस्टर्स के साथ जो है वो लॉबिंग करते हैं। आप उनको कहते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन, ये मैनेजर जो है वो ये पॉलिसी लेके चल रहे हैं, और ये पॉलिसी जो है वो हमारे लिए जो है वो बेहतर नहीं होगी लॉन्ग टर्म में, तो हम इसके ऊपर जो है वोटिंग करवा लेते हैं, और इसको अगेन आप जो है वो प्रॉक्सी फाइट कहेंगे। अब यहाँ पे जो केस होगा वहां इसमें आप मैनेजमेंट को रिमूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इसमें आप ये करने की कोशिश करेंगे कि आप कंपनी की जो पॉलिसी है उसको जो है वो रिवाइज करवा सकें। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉक्सी फाइट्स के जो है वो इसमें एलिमेंट होता है, जिसमें जो है वो हम आप अपनी वोटिंग राइट्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। जी अली, आपने हैंड रेज किया है।
देन लेट्स टॉक अबाउट पैटर्न ऑफ ओनरशिप। अब इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है जिसको हमने डिस्कस करना होता है, दैट इज द पैटर्न ऑफ ओनरशिप। अब पैटर्न ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है? पैटर्न ऑफ ओनरशिप का मतलब ये है कि आपके पास जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो उसमें लार्ज शेयर होल्डर्स ज्यादा हैं या स्मॉलर शेयर होल्डर ज्यादा हैं, और इस चीज को जो है वो हम ओनरशिप कंसंट्रेशन भी कहते हैं। सो इन्वेस्टर एक्टिविज्म इज इंटीमेटली लिंक्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ ओनरशिप। तो आपकी जो इन्वेस्टर एक्टिविज्म है इसका बहुत डीप रिलेशन है विद ओनरशिप स्ट्रक्चर। और ओनरशिप स्ट्रक्चर को हमने ये पहले ही कहा कि हम इस ओनरशिप कंसंट्रेशन ओनरशिप स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर्स हैं उनकी जो है वो कंसंट्रेशन कितनी है। मींस आपके पास जो है जो भी ऑनर्स हैं उसमें आपके पास लार्जर शेयर होल्डर्स कितने हैं। ये स्क्रीन सबको शो हो रही है? यस सर। यस सर। वो अभी एक स्टूडेंट की तरफ से एक टेक्स्ट आया था कि ये स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो इसमें जो है वो अब इस चीज को हम ओनरशिप कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ओनरशिप कंसंट्रेशन में आपके पास जो लार्जर शेयर होल्डर्स होते हैं, हम इस चीज को देखते हैं कि आपके पास से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमारे पास जो टॉप 10 शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग्स कितनी बनती हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं टॉप 10 शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग्स जो है वो हमारे पास 35% है। तो ये ओनरशिप कंसंट्रेशन का लेवल है 35%। इसका मतलब ये है कि आपके सिर्फ जो 10 शेयर होल्डर्स हैं उनके पास 35% है। तो अब अगर इस तरह का केस होगा तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप वो 10 शेयर मिल के जो है बड़े आराम से जो है वो आपकी मैनेजमेंट को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। इन्वेस्टर एक्टिविज्म बड़े आराम से हो सकता है। लेकिन अगर जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं 10, उनकी जो ऑनर जो शेयर होल्डिंग्स हैं उससे कोई 9% बन रही है, इट मींस उन सबके पास लेस देन 1% जो है वो उनके पास शेयर्स हैं। तो यहाँ पे इनका ओनरशिप कंसंट्रेशन का लेवल जो है वो 9% होगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि अब उन 10 शेयर होल्डर्स के लिए सिर्फ पॉसिबल नहीं है कि वो मिलके जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो इन्वेस्टर एक्टिविज्म को लेके आ सकें। तो जो भी आपकी ओनरशिप कंसंट्रेशन का लेवल होता है, जो पैटर्न ऑफ ओनरशिप होता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ ओनरशिप होता है, ये इन्वेस्टर एक्टिविज्म को इफेक्ट करता है। तो अगर ओनरशिप कंसंट्रेशन का लेवल ज्यादा है मींस लार्जर शेयर होल्डर ज्यादा हैं, तो वो बड़े आराम से जो है वो इन्वेस्टर एक्टिविज्म पे जा सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का ओनरशिप कंसंट्रेशन का लेवल कम है, लार्जर शेयर होल्डर्स कम है, तो वहां पे इन्वेस्टर एक्टिविज्म जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस केस में। क्योंकि अब आपको वहां पे सपोज 35% पे जाने के लिए कुछ शायद 35 या 40 इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा अपने साथ। और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ओनरशिप कंसंट्रेशन का लेवल 35% था, तो वहां पे सिर्फ 10 लोग इन्वेस्टर्स को साथ मिला के आप एक मेजॉरिटी जो है वो गेन कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ओनरशिप कंसंट्रेशन। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं द लिमिट्स ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग। कि अब हमने ये बात करी कि एक्टिव मॉनिटरिंग होगी, इन्वेस्टर एक्टिविज्म होगा, लेकिन इसमें लिमिट्स क्या हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आके जो है वो जो ऑब्स्टेकल्स अपोज करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से एक्टिव मॉनिटरिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु मॉनिटर्स द मॉनिटर। अब हमने ये कहा कि जो आपके लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे, वो मैनेजमेंट को मॉनिटर करेंगे। लेकिन अगर जो है आपके जो लार्जेस्ट आवाज नहीं आ रही है। जी अब आ रही है आवाज? सर आपकी आवाज कट रही थी, रिपीट कर दे। ओके, हम इस पॉइंट में ये डिस्कस करने लगे हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। सर आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही आवाज? सर अब आ रही है, सही है। ठीक है, इसमें हम लिमिट्स ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी एक्टिव मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम्स इसको क्या फेस करनी पड़ सकती हैं। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वह हु मॉनिटर्स द मॉनिटर। तो हमने कहा कि जी हमारे पास जो एक्टिव मॉनिटरिंग किसकी तरफ से आएगी, वो लार्जर शेयर होल्डर्स की तरफ से आएगी। और सम टाइम जो लार्जर शेयर होल्डर्स होते हैं
वो आपके पास इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, ट्रस्ट फंड्स होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो लार्जेस्ट जिन्होंने शेयर होल्डिंग्स की होती हैं। अब इन लोगों का जो व्यू पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल शेयर होल्डर। इन लोगों को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ इतना कंसर्न नहीं होता। सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। जी, इन लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो लार्जर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ नहीं होता। जो आपके इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका जो कंसर्न होता है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ नहीं होता, बल्कि इनका जो कंसर्न होता है वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ के साथ होता है। तो अगर इस तरह का केस होगा तो वहां पे किस तरह से जो है वो आप मॉनिटरिंग जो है वो कर सकेंगे। तो क्योंकि अगर मॉनिटर्स का अपना इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, वो अगर जो है वो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट, तमाम शेयर होल्डर्स के बेनिफिट का नहीं सोचेंगे, तो देन उनको मॉनिटर जो है वो कौन करेगा। तो पहली लिमिट आपके पास ये आती है कि जो लार्जर शेयर होल्डर्स होते हैं, समटाइम उनका व्यू पॉइंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो है कंग्रेंस विद अदर इन्वेस्टर्स। आपके जो एक्टिव मॉनिटर्स होते हैं, समटाइम उनका दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ भी इशू आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। अगर इस तरह का इशू आता है, उनका दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉब्लम आता है, तो इनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। देन देयर वुड बी अंडर मॉनिटरिंग। उसकी वजह से अंडर मॉनिटरिंग होगी। जब इन्वेस्टर्स का आपस में क्लैश होगा, इन्वेस्टर्स के आपस में इश्यूज आ रहे होंगे, तो अंडर मॉनिटरिंग होगी, आप फुली कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे एक्टिव मॉनिटरिंग में। सेकंड, कोलूजन विद मैनेजमेंट। अगर आपके अपने साथ ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के, तो आपका मैनेजमेंट के साथ भी कोलूजन आएगा, आपको मैनेजमेंट के साथ भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। देन कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंसेंटिव्स टू द मॉनिटर। अब जो मॉनिटर्स होते हैं, जो लार्जर शेयर होल्डर्स होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि उनको इंसेंटिव्स भी मिले, क्योंकि वो जो है एक्टिव मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि जी हमें प्रॉपर इंसेंटिव्स भी दिए जाएं उसकी मॉनिटरिंग के लिए। तो उसकी भी कॉस्ट आती है जो आप उनको एडिशनल इंसेंटिव्स देंगे। देन परवर्सिव इफेक्ट्स ऑन द मॉनिटरीज। अब जिन लोगों को आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप किन को मॉनिटर कर रहे हैं? हम मैनेजमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर आपकी बहुत एक्टिव मॉनिटरिंग है, तो सम टाइम मैनेजमेंट क्या करेगी, वो सिर्फ मॉनिटर्स को जो है वो सेटिस्फाई करने पे लग जाएगी। वो आपकी शॉर्ट टर्म ग्रोथ के ऊपर जो है वो काम कर रहे होंगे। वो उनके जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उसको जो है वो मैनिपुलेट करके बेहतर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये आपके मॉनिटरीज के ऊपर भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जा सकता है। एंड देन है हमारे पास लीगल, फिजिकल एंड रेगुलेटरी ऑब्स्टेकल्स। सम टाइम जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे एक्टिव मॉनिटरिंग के लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो लीगल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, या रेगुलेटरी भी जो है वो हो सकते हैं। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो एक्टिव मॉनिटरिंग में जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्टिव मॉनिटरिंग कम हो जाएगी, या आपके जो एक्टिव मॉनिटर्स होंगे उनको जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी।